हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 01 अर्थात हिंदी काव्य 01 का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप अर्थात इकाई 1 का वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए इस इकाई को 2 भागों में अपलोड की जा रही है। तो आज के इस पहले भाग में हम लोग देख लेंगे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। फ्रेंड्स, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एमएचडी प्रोग्राम के विभिन्न चैप्टर्स का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोस का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप अन्य वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर को। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य है, जिसके रचयिता चंद बरदई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। यह काव्य विख्यात होने के साथ साथ विवादग्रस्त भी है। इसकी ऐतिहासिकता, रचनाकार, रचनाकाल, मूल पाठ एवं साहित्यिक परंपरा के आधार पर इसके प्रामाणिकता पर प्रश्न किया गया है। कुछ विद्वानों ने इस ग्रंथ को प्रामाणिक, कुछ ने अप्रामाणिक और कुछ विद्वानों ने इन्हें अर्धप्रामाणिक माना है। प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में कर्नल टाड, गारसादा तासी, मोतीलाल मेनारिया, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास तथा मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या प्रमुख हैं। वैसे ही इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर बुलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल तथा राम कुमार वर्मा प्रमुख हैं। वैसे ही जो विद्वान इसे अर्धप्रामाणिक मानते हैं, उनमें से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अब ये तीनों प्रकार के जो विद्वान हैं, जो कोई इसे प्रामाणिक मानते हैं, कोई अप्रामाणिक मानते हैं और कोई अर्धप्रामाणिक मानते हैं, तो इनके दिए गए तर्क को समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि पहले तो ये प्रामाणिक ही माना जाता था, फिर अचानक से इन पर विवाद क्यों खड़ा हुआ। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर बुलर, ठीक है, डॉक्टर बुलर को कश्मीर में प्राचीन ग्रंथों की खोज करते हुए जयानक कवि रचित पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की एक खंडित प्रति मिली। ठीक है, तो यहीं से विवाद प्रारंभ हुआ, जहां उनको क्या मिल गया कि पृथ्वीराज विजय नाम की एक काव्य की खंडित प्रति मिली। ठीक है, जिनकी घटनाएं, संवाद, नाम और वंशावलियां अधिक इतिहास सम्मत थी। ठीक है, तथा पृथ्वीराज रासो में दिए गए तथ्यों से भिन्न थी। ठीक है, तो यहीं पर जब दोनों में मैच नहीं कर रहा था और पृथ्वीराज विजय नामक जो काव्य था उसकी प्रति अधिक इतिहास सम्मत थी, तो यहीं पर विवाद प्रारंभ हुआ, यहीं पर संदेह प्रारंभ हुआ कि ये प्रामाणिक ग्रंथ है या नहीं। ठीक है, आगे चलकर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने कर्नल टाड इत्यादि विद्वानों के मत को अस्वीकार करते हुए इसे अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किए। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेंगे कि इस ग्रंथ को जिन्होंने अप्रामाणिक माना है, तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या तर्क दिया है। तो पहला जो तर्क दिया है, रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निवर्षीय क्षत्रियों से है। ठीक है, तो रासो के अनुसार ये क्या है, अग्निवंशीय क्षत्रिय हैं। किंतु पृथ्वीराज विजय, जिसे डॉक्टर बुलर ने कश्मीर में उपलब्ध किया, निश्चय ही अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें उद्धृत घटनाएं और तिथियां शिलालेख से मिलती है। तो इसके अनुसार चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। ठीक है, तो रासो के अनुसार कहा गया कि ये क्या थे, अग्निवंशीय क्षत्रिय थे, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशीय क्षत्रिय माना गया है। 1460 तक चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानने के प्रमाण भी हैं। ठीक है, वैसे ही
अगला तर्क दिया गया है कि रासो के अनुसार पृथ्वीराज की माता का नाम कमला था। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज विजय या हम्मीर अर्थात हम्मीर रासो, ठीक है, दोनों में ही उनका नाम कर्पूर देवी मिलता है। साथ ही इतिहास से यह भी सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वीराज की मां अनंगपाल की लड़की नहीं थी और न ही जयचंद अनंगपाल का दोहित्र था, अर्थात ये बातें भी गलत सिद्ध होती है। साथ ही रासो का यह तथ्य भी कि अनंगपाल दिल्ली का राजा था और उसने पृथ्वीराज को गोद लिया था, यह भी गलत सिद्ध होता है। वैसे ही इन्होंने आगे तर्क देते हुए कहा है, रासो के अनुसार पृथ्वीराज की बहन पृथा कुमारी का विवाह मेवाड़ के राजा समर सिंह से हुआ था, परंतु ऐतिहासिक खोजों से यह गलत सिद्ध होता है। समर सिंह पृथ्वीराज के लगभग 109 वर्ष बाद तक जीवित रहे। ठीक है, तो फिर यह कैसे संभव हो सकता था कि उनका विवाह इनके बहन से हो, जबकि वो पृथ्वीराज के मरने के 109 वर्ष बाद तक जीवित रहे। ठीक है, इससे भी इसके प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। वैसे ही रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीम सिंह पृथ्वीराज के हाथों मारे गए, पर शिलालेखों में उनका जीवित रहना पृथ्वीराज के 50 वर्ष बाद तक सिद्ध होता है। वैसे ही रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने 11 वर्ष से 36 वर्ष की आयु में 14 विवाह किए, पर इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु 30 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। ठीक है, तो फिर यह भी गलत ही सिद्ध होता है। वैसे ही जयचंद का राजसूय यज्ञ, संयोगिता स्वयंवर आदि रासों में वर्णित घटनाएं भी इतिहास सम्मत नहीं है, क्योंकि शिलालेखों में उनका भी कोई संकेत या उल्लेख नहीं मिलता है। वैसे ही शहाबुद्दीन गौरी का पृथ्वीराज के हाथों शब्द भेदी बाण से मारा जाना भी असत्य है, क्योंकि वह गख्खारों द्वारा मारा गया था। इस प्रकार रासों में उल्लेखित अनेक ऐतिहासिक घटनाएं असत्य और कपोल कल्पित है। ठीक है, रासों की भाषा की परीक्षा करने पर भी निराशा हाथ लगती है। कविता और दोहों की भाषा जो कि कृत्रिमता रहित है, कदाचित यही चंद की मूल भाषा है, लेकिन रासों में अरबी फारसी के इतने अधिक शब्द हैं कि विश्वास नहीं होता यह इतना प्राचीन ग्रंथ है। ऐसे शब्द प्राय 10% हैं और चंद के काल में इतने अरबी फारसी शब्द किसी भी प्रकार व्यवहार में नहीं आ सकते थे। इसलिए शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कह डाला, यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न ही साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का है। इस प्रकार ओझाजी आदि विद्वानों ने अपनी युक्तियों द्वारा पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया। अब हम लोग देख लेंगे उन विद्वानों का मत जिन्होंने इसे प्रामाणिक या अर्ध प्रामाणिक माना है। अपने प्राचीनतम ग्रंथ को अप्रामाणिक सिद्ध होते देखना कुछ विद्वानों को सहन नहीं हुआ और उन्होंने ओझा जी की युक्तियों के विरुद्ध में कई तर्क प्रस्तुत किए। इतिहास संबंधी भ्रांतियों के उन्होंने 3 कारण माने। पहला, चंद ने अपने आश्रयदाता के शौर्य और विलास का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, जिसके कारण गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। वैसे भी चंद एक कवि थे, न कि इतिहासकार। वैसे ही अगला तर्क दिया है इन्होंने, ओझा जी ने जिन्हें भ्रांतियां बताया है वो भ्रांतियां नहीं, क्योंकि उनकी सत्यता नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित पट्टे परवानों से सिद्ध होती है। ठीक है, अर्थात नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा भी इसे प्रमाणित सिद्ध किया गया है। यदि कुछ भ्रांतियां हैं भी तो इनका कारण छेपक है। ठीक है, अर्थात बाद में जोड़ा गया अंश। ठीक है, अर्थात पृथ्वीराज चौहान की जो मूल प्रतियां थी वो
चंदबरदई के द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन बाद के विद्वानों द्वारा या बाद के रचनाकारों द्वारा इसमें कुछ अंश जोड़े गए हैं। ठीक है, अतः हमें रासों की लघुतम प्रति को ही प्रामाणिक मानना चाहिए। मिश्र बंधुओं ने भी रासों को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए कहा कि पृथ्वीराज रासो तथा बिजोलिया के शिलालेख में दी गई वंशावली का अंतर अत्यंत नगण्य है। साथ ही शहाबुद्दीन गौरी की कई बार पराजय का उल्लेख यदि फारसी ग्रंथों में नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये नहीं होता है कि गौरी कभी हारा नहीं। ठीक है, ये तो फारसी इतिहासकारों की बेईमानी है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि रासों के वह समय, ठीक है, इसमें ना समय सर्ग या भाग को कहा जाता था। ठीक है, अर्थात रासों के वे सर्ग प्रामाणिक हैं जिनमें सुख सुखी की संवाद है। पर यहाँ पर भी डॉक्टर माता प्रसाद उनके विरुद्ध कहते हैं कि प्रक्षेपकार भी तो इन सर्गों की रचना में सुख सुखी संवाद को जोड़ सकते थे। अर्थात ये जो सुख सुखी संवाद का जो एक आइडिया है ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि बाद में जो अंश जोड़ा गया तो उसमें सुख सुखी संवाद भी जोड़ा जा सकता था। उनका कहना है कि रासों का जो लघुतम पाठ ही प्रामाणिक है, जिसमें उक्ति श्रृंखला और छंद श्रृंखला की पद्धति अपनाई गई है। ठीक है, तो मूल रूप से यही सामने आ रहा है कि रासों का जो लघुतम रूप है या मूल रूप है वही प्रामाणिक है। जहाँ तक भाषा में अरबी फारसी शब्दों के मिश्रण का प्रश्न है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चंद लाहौर का रहने वाला था, अतः अरबी फारसी के शब्द उनकी कृति में आ जाना स्वाभाविक है। यह तर्क भी कुछ अधिक पुष्ट नहीं है, क्योंकि प्रथम तो यह सिद्ध नहीं होता कि चंद के समय लाहौर में अरबी फारसी का ही प्रचार प्रसार था। दूसरे, रासों के प्रत्येक सर्ग, ठीक है, समय को सर्ग बोलेंगे, हाँ, सर्ग में अरबी फारसी के शब्द हैं और ये पता लगाना अत्यंत कठिन है कि उसमें कितना अंश मूल और कितना प्रक्षिप्त है। मिश्र बंधुओं ने विविध शब्दावली के प्रयोग के संबंध में कहा है कि अर्बाचीन प्रयोग रासों की अर्बाचीनता का प्रमाण है और प्राचीन रूप इसके प्राचीनता के। परंतु जब हम एक ही छंद में शब्दों के विविध रूपों को देखते हैं तो निश्चय ही कहना पड़ता है कि वो शायद बाद में लिखे गए हैं। मुनिजिन विजय ने इनकी भाषा परवर्ती अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के अत्यंत निकट माना है, जिसमें प्राचीन ब्रज भाषा के तत्व प्रचुरता से मिलते हैं। ठीक है, इस शैली को क्या बोलते थे? पिंगल शैली भी बोलते थे, जिसमें अपभ्रंश का अंश भी है और ब्रज भाषा के तत्व भी हैं। ठीक है, इस प्रकार यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि चंद नाम के कवि पृथ्वीराज के दरबार में थे। ठीक है, और उन्होंने पृथ्वीराज से संबंधित ग्रंथ भी लिखा था। रासों का काव्य रूप भी 10वीं शताब्दी का है। ठीक है, और उसमें रासो काव्य की प्रवृत्तियाँ, संवाद, कथानक रूढ़ियाँ आदि इसे प्राचीन सिद्ध करती है। ठीक है, वैसे ही शब्दों का संयुक्ताक्षर रूप तथा अनुस्वारांत होना भी रासों के प्रामाणिक होने की ओर ही संकेत करता है। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों प्रकार के विद्वानों के तर्क को समझने के बाद अब इसका जो कंक्लूजन निकलता है या सारांश निकलता है उसे यह कहा जा सकता है क्या कि अधिकांश विद्वान भी इसी को मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। उनका मत है कि रासो मूल रूप में अत्यंत लघु था। रासो की वो लघुतम मूल जो प्रतियां हैं वही क्या है, इसका मूल ग्रंथ है। ठीक है, और इनकी जो मूल प्रतियां हैं ये मिलने के बाद ये बात और भी अच्छे से सिद्ध हो जाती है, क्योंकि
उसमें सभी अनैतिहासिक बातों का अभाव है। ठीक है, अर्थात उसमें अनैतिहासिक बातों ज़्यादा लिखी गई नहीं है, जो क्या है, रासो की मूल प्रति है जिसे चंद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अतः हमारा भी यही मत है कि रासो अपने लघुतम रूप में प्रामाणिक है। विद्वानों ने निरर्थक तर्क वितर्क के द्वारा इसके संबंध में भ्रांतियां उत्पन्न कर दी है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द इसी इकाई का अगले भाग का वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।